सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि आनुवंशिकी के आणविक आधार को। ये जो टॉपिक है ये नीट सिलेबस में भी है और रही बात स्टेट बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड की तो उस सिलेबस में भी ये टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है कंपटीशन के लिए भी और हम जो सीबीएसई या अदर बोर्ड क्लास 12th के लिए बात करें तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा वीडियोस पर। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम जानेंगे इसकी हिस्ट्री को और इसके इम्पोर्टेंस को। उसके बाद हम इसके डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये तो हम जानते ही हैं कि जो सेल को डिस्कवर किया था यानी कि कोशिका की खोज की गई थी 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाओं को देखा था, जिसने सेल उसको नाम दिया गया था कि छोटे छोटे चैम्बर जैसे हैं, और उन छोटे छोटे चैम्बर्स को उन्होंने सेल नाम दिया और 1665 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। फिर जो यूकैरियोट हैं, यूकैरियोट सेल्स में बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, पता लगाया था किसका, न्यूक्लियस का। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन इसके और इसके बीच में बहुत एक लंबा टाइम पीरियड गैप हो गया था, यानी कि 1831 में पता चला था रॉबर्ट ब्राउन को केंद्रक के बारे में, यानी कि न्यूक्लियस के बारे में, कि हर सेल का एक न्यूक्लियस होता है, एक केंद्रक होता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो नाइगेली है, नाइगेली ने पता लगाया था, अलग अलग साइंटिस्ट के नाम हैं और इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए और आपके आंसर लिखने के लिए। नाइगेली ने ये पता लगाया था कि जो प्लांट सेल हैं, प्लांट सेल डिवाइड होती हैं, यानी कि जो पादप कोशिकाएं हैं वो पादप कोशिकाएं डिवाइड होती हैं और उनमें कुछ लंबी सी संरचनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, ये जो लंबी संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन लंबी संरचनाओं को बाद में 1888 में नाम दिया गया था वॉल्डेयर के द्वारा क्रोमोसोम। क्या नाम दिया था, वॉल्डेयर ने नाम दिया था इनको क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र। ठीक हो गया। अब यहां से गुणसूत्र नाम मिल गया है। इसी बीच माइखर है, माइखर का पूरा नाम फ्रेडरिक माइखर है। तो फ्रेडरिक माइखर ने यहाँ पर कुछ पस सेल्स हैं, पस सेल्स का मतलब है जो WBC हैं उनके बारे में। पस सेल्स में यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पसल्स जिसको बोलते हैं, उनमें से उन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस को यानी कि केंद्रक को सेपरेट किया था, अलग किया था। ठीक है, अब केंद्रक से जब सेपरेशन उन्होंने किया तो उन न्यूक्लियस को अलग करके उन्होंने एक ऐसा पदार्थ निकाला। उस पदार्थ में उन्होंने देखा कि सल्फर तो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन बाकी कुछ पदार्थ हैं जैसे कि फॉस्फोरस, ये बहुत अधिक मात्रा में है। ठीक है, तो सल्फर कम मात्रा में है और फॉस्फोरस किस में है, बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये पदार्थ खोजा गया तो इसको कोई नाम देना ही था, तो इस पदार्थ को नाम दिया गया था न्यूक्लिन। क्या नाम दिया गया था, न्यूक्लिन। क्योंकि प्रोटीन्स में फॉस्फोरस होता नहीं है, तो माइखर की खोज से ये पता चल गया था कि जो भी हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी कि जो भी आनुवंशिक पदार्थ है, वो आनुवंशिक पदार्थ किससे अलग है, प्रोटीन से बिल्कुल अलग है। और आनुवंशिक पदार्थ किसको कहते हैं, जो नेक्स्ट जेनरेशन में वो कैरेक्टर को पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो उन्होंने ये तो कह दिया कि जो हेरिडिटरी प्रोडक्ट, जो भी मटेरियल है, यानी कि जो भी आनुवंशिक पदार्थ है, माइखर ने यहाँ खोज की है, और उस माइखर की खोज के बाद ये पता चल गया कि वो पदार्थ कैसा है, प्रोटीन से बिल्कुल अलग है। अब एल्टमैन है, एल्टमैन ने क्या काम किया था, जो भी ये न्यूक्लिक मैटर यहाँ पर निकला था उसको उन्होंने क्या किया, साफ किया, प्योर किया, शुद्ध किया, और ये पता लगाया कि इसमें तो नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस बेस है, इसमें कुछ शुगर्स हैं, ठीक, और इसमें कुछ फॉस्फोरिक अम्ल यहां पर मिल रहे हैं।
तो ये 3 चीजें यहाँ पर उन्होंने बताई थी, किसने, एसिड्स, किसने बताई थी, एल्टमैन ने बताई थी जब उसको क्लीन किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ तो नाइट्रोजनस बेस भी है, यहाँ पर शुगर्स भी हैं, और इस मैटर में क्या है, फॉस्फोरिक एसिड्स है। तो जब इसमें एसिड्स मिल रहे थे तो इस न्यूक्लिन के नाम को बदल दिया गया। अब इस न्यूक्लिन के नाम को बदला गया और तब इसका नामकरण हुआ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर ये एसिड की खोज नहीं होती यहाँ पर तो ये न्यूक्लिन ही हम आज भी पढ़ रहे होते। अब यहां से शुरुआत हुई इस न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड कहने की। और न्यूक्लिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल से बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट जैविक मॉलिक्यूल हैं। ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो लगभग सेल के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाइयां होती हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, तो इन क्रियात्मक और संरचनात्मक लक्षणों के लिए उनका विकास होना जरूरी है। तो इस विकास या डेवलपमेंट की प्रक्रिया के लिए ये एक कंट्रोलर की तरीके से काम करते हैं, यानी एक नियंत्रक के तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल से बड़े होते हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल होते हैं। अगर ये किसी भी सेल में है तो सेल के लिए कंट्रोलर के तरीके से, क्योंकि सेल की एक्टिविटीज कैसी होती हैं, स्ट्रक्चरल भी होती हैं और फंक्शनल भी होती हैं। तो उन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को जब डेवलप करना है, क्योंकि सेल तो डिवाइड होगी ही होगी, तो उनके डेवलपमेंट के लिए कंट्रोलिंग प्रोसेस भी होता है, कंट्रोलर होता है, और यही बायोमॉलिक्यूल क्या करता है, उसके लिए कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब कोई भी सेल है, यहाँ पर कोई भी सेल, किसी भी सेल की हम बात करें, हर सेल में अपने जो कैरेक्टर्स आते हैं या जो भी गुण आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जनक कोशिका यानी कि पेरेंट सेल से आते हैं। ठीक है, और ये एक सेल से दूसरी सेल, फिर तीसरी सेल और फिर चौथी सेल, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी जेनरेशन, उसके बाद की जेनरेशन, फिर जेनरेशन। तो ये कुछ क्या करते रहते हैं, जेनरेशन टू जेनरेशन ये चीजें क्या होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है, इनहेरिट होती रहती हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जो इस सेल के पास इंफॉर्मेशन होती है, जो भी इसके पास स्क्रिप्ट होती है, जो भी इसका ब्लूप्रिंट होता है, वो ब्लूप्रिंट कहाँ ट्रांसफर होता रहता है, जेनरेशन टू जेनरेशन। और कैसे ट्रांसफर होता है, क्योंकि देखिए जो पेरेंट सेल है वो पेरेंट सेल ही फर्टिलाइजेशन करेगी, उसके बाद ही ऑफ स्प्रिंग डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये ऑफ स्प्रिंग डेवलपमेंट कैसे होगा, जो सेल की इंफॉर्मेशन थी उसी के अकॉर्डिंगली तो होगा, यानी कि इसके पास जो ब्लूप्रिंट है या इसके पास जो स्क्रिप्ट है उसी को तो ये आगे पहुंचाएगा। और अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स के रूप में इनको क्या कर लिया जाता है, ट्रांसलेट कर लिया जाता है, यानी इनका अनुवाद कर लिया जाता है। ठीक है, अब अनुवाद होगा तभी वो नेक्स्ट जेनरेशन में अलग तरीके से जाएगा यही बेस, लेकिन नेक्स्ट जेनरेशन में वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब जैसा यहाँ पर ट्रांसलेशन हुआ कोई भी एक जेनरेशन या कोई भी एक सेल में, वैसा ही लक्षण या वैसा ही कैरेक्टर आगे पहुंचता है। तो इसीलिए जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, कहाँ लिखा मैंने, ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन दोनों ही कोशिका के लिए, मतलब खाली न्यूक्लिक एसिड नहीं है, न्यूक्लिक एसिड के साथ ये प्रोटीन भी है। तो न्यूक्लिक एसिड, और मैं ऐसे लिखती हूं, प्रोटीन्स प्लस न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों मिलकर क्या काम करते हैं, ये दोनों मिलकर इंफॉर्मेशनल यानी कि सूचनात्मक मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े अणु बनाते हैं, यानी गुरु अणु बनाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, तो कौन मिलकर बनाते हैं, ये मिलकर बनाते हैं, और ये इंफॉर्मेशनल है, तभी नेक्स्ट जेनरेशन में ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कैसे हो रही है अगली जेनरेशन में, उसको हमने शॉर्टली देखा। कहाँ, तो कोशिका की शुरुआत हुई,
केंद्रक की शुरुआत हुई, क्रोमोसोम पता चले, फिर न्यूक्लियन बने, उसमें देखा गया कि फॉस्फोरस वगैरह है, शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है। फिर कहा कि ये तो न्यूक्लिक एसिड है जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यूनिट्स के तौर पर है और एक कंट्रोलर का काम कर रहे हैं। सेल से पेरेंट सेल में जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब किसी भी पेरेंट सेल के पास जो भी इंफॉर्मेशन है, प्रोटीन का जो ट्रांसलेशन है वही अगली सेल तक ट्रांसफर हो रहा है और वो इंफॉर्मेशन तब नेक्स्ट जेनरेशन में उसी रूप में वो ट्रांसफर हो जा रही है। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलकर जब काम करते हैं तब वो नेक्स्ट जेनरेशन में जो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं वो इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल के रूप में काम करके तब अगली जेनरेशन में वो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। और यही जो इंफॉर्मेशन एक न्यू कैरेक्टर को डेवलप कर रही है जो पेरेंट सेल से आया हुआ है, तो उसको बोला जाता है इनहेरिट कैरेक्टर। तो ये सिर्फ अभी हमने हिस्ट्री और इम्पोर्टेंस पढ़ा है। इसके आगे जो अब नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे जो न्यूक्लिक एसिड है, उन न्यूक्लिक एसिड का कंपोजिशन कैसा है, मतलब केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पिरिमिडिन और प्यूरिन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, कार्बन नाइट्रोजन कहाँ कहाँ उनकी सेटिंग होती है और न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मेशन ऑल ओवर अगर कहूँ प्यूरिन पिरिमिडिन डीपली पढ़ेंगे उसमें हम। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आप लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहिएगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आपके लिए एक प्रश्न छोड़कर जा रहे हैं कि प्रोटीन का काम न्यूक्लिक एसिड के साथ मिलकर क्या होता है। तो आप जरूर आंसर करेंगे। इन अपेक्षाओं के साथ आप लगातार साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।